फर्ज करें कि हमारे पास एक बल्ब है जिसे जलने के लिए 100 वोल्ट चाहिए, और मान लें कि आपके शहर से दूर किसी मकाम पर एक बिजली घर है जो बिल्कुल वही 100 वोल्ट पैदा कर रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि बस इसे सीधा तारों से जोड़ देते हैं और जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन असल जिंदगी में हम ऐसा नहीं करते। इसके बजाय बिजली घर में हम एक ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं और इस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, मसलन 10 गुना बढ़ाकर 1000 वोल्ट कर देते हैं। फिर अपने घर के करीब हम एक और ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं ताकि इस वोल्टेज को जितना हमें चाहिए कम कर दे। इस सब का मकसद क्या है? हम ऐसा क्यों करते हैं? देखें, ट्रांसमिशन लाइनों की तारें जो इतने किलोमीटर लंबी होती हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आपको शायद पता हो कि जब करंट किसी रेजिस्टेंस से गुजरता है तो वो रेजिस्टेंस गर्म हो जाती है और इससे पावर लॉस होता है। लेकिन ज़रा रुकिए, ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करने से पावर लॉस कम कैसे होता है? बिल्कुल यही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब वोल्टेज बढ़ती या कम होती है तो करंट के साथ क्या होता है। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो हम वीडियो के आखिर में वापस यहीं आएंगे और अपने सवाल का जवाब देंगे। तो चूंकि करंट हर जगह इसी बल्ब पर इन्हिसार करती है जिसे हम यहाँ जोड़ रहे हैं, इसलिए मैं इस सर्किट में करंट का जायजा लेना शुरू करती हूँ। करंट देखने से पहले एक जल्दी से खुलासा कर लें, वोल्टेज को क्या चीज़ मुतय्यन करती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ और यहाँ वोल्टेज सिर्फ तारों की तादाद पर इन्हिसार करती है। तो इस मिसाल में हम ये मान रहे हैं कि यहाँ तारों की तादाद यहाँ की निस्बत 10 गुना कम है। तो यहाँ वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज से 10 गुना कम है, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब अगर आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझ नहीं है तो आप यहाँ जाकर ट्रांसफॉर्मर की तारीफ वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं करंट की तरफ आती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप ये सर्किट लगाएं तो यहाँ करंट कितना होगा? ये मुकम्मल तौर पर बल्ब की रेजिस्टेंस पर इन्हिसार करता है, जैसे कि यहाँ अगर रेजिस्टेंस आसान हो तो फर्ज करें यहाँ रेजिस्टेंस 100 ओम है तो करंट 1 एम्प होगी। तो यहाँ करंट 1 एम्प होगी और ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन जो बात मैं पूछना चाहती हूँ ये है कि यहाँ करंट कितना होगा। ये एक दिलचस्प सवाल है क्योंकि ये सर्किट बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, इसे कैसे मालूम करें? देखें, हम फिजिक्स के एक बुनियादी असूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है। तो इस सर्किट में जितनी भी एनर्जी चार्जेस से ज़ाय होगी, बिल्कुल इतनी ही एनर्जी चार्जेस को इस सर्किट में मिलनी चाहिए। अगर ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, ये एक बड़ा अगर है क्योंकि हकीकत में हमेशा एनर्जी लॉस होगी। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि करंट के फ्लक्चुएट करने की वजह से इस आयन कोर में मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करेगा और पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आयन कोर में गर्मी पैदा करता है। हम इसे हिस्ट्रीसिस लॉस कहते हैं। मैं हिस्ट्रीसिस की तफसील में नहीं जाऊंगी। असल बात यह है कि इससे गर्मी बनती है। ये एनर्जी लॉस है। इसके अलावा यही मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करके वो चीज़ भी पैदा करता है जिसे हम एडी करंट कहते हैं, जो आयरन कोर की सतह पर मज़ीद गर्मी पैदा करता है। ये भी मज़ीद एनर्जी लॉस है। और ये तो छोड़ें कि हमने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि यहाँ जितना भी फ्लक्स जनरेट होगा वो सब यहाँ पहुँच जाएगा, जो कि दुरुस्त नहीं है। असल में आम तौर पर कुछ फ्लक्स लॉस भी होता है, जिसका मतलब है कि एनर्जी लॉस और ज़्यादा हो जाता है। तो आपको बात समझ आ गई? कोई ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन अभी के लिए ये सब भूल जाएं। एग्जाम्स के लिए नहीं, बस अभी के लिए भूल जाएं। फर्ज करें ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जो 100% एफिशिएंट है। इस सूरत में एनर्जी कंजर्व होगी। मेरा सवाल ये है, आप वीडियो को पॉज करके सोचें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट गुजरेगा। पॉज करें और कोशिश करें।
अच्छा, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चूंकि यहाँ एनर्जी का कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम हर सेकंड में ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी यानी पावर की बात करें। तो अब हम कह सकते हैं कि जितनी भी इनपुट पावर है वो बिल्कुल आउटपुट पावर के बराबर है, यानी इनपुट पावर बिल्कुल आउटपुट पावर के बराबर होनी चाहिए। और हम इलेक्ट्रिक पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसे वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब से कैलकुलेट करते हैं। तो इनपुट पावर वही होगी जो इनपुट पावर है। मैं बस V लिखूंगी, यानी हमारा 10,000 या 1,000 मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट करंट से जो मुझे कैलकुलेट करनी है, और ये बराबर होगी आउटपुट पावर के। मैं बस V आउट लिखूंगी, यानी हमारा सो मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट करंट से। अब वैल्यूज़ डालने के बजाय इसे लॉजिकल तरीके से करते हैं। ये कह रहा है कि वोल्टेज और करंट का हासिल ज़रब दोनों साइड्स पर एक जैसा होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज से 10 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ करंट यहाँ के करंट से 10 गुना कम होना चाहिए, तब ही दोनों का हासिल ज़रब बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन की ज़्यादा फिक्र ना करें। करंट की डायरेक्शन इसी सर्किट की डायरेक्शन जैसी होगी, लेकिन डायरेक्शन की फिक्र ना करें, ठीक है। करंट 10 गुना कम होगा, तो ये 1 एम्प होगा। अब मैं इस टॉपिक पर कुछ मिनट देना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर देता था। इक्वेशन हमें ट्रांसफॉर्मर्स के लिए बताती है कि जब वोल्टेज कम हो तो करंट बढ़ जाता है, और इसी तरह अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो करंट कम हो जाएगा। और मैं सोचती हूँ कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम क्यों होना चाहिए। यानी इक्वेशन से तो बात समझ आती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उल्टा नहीं होता? ज़्यादा वोल्टेज से ज़्यादा करंट नहीं मिलना चाहिए। ओम्स लॉ। अच्छा, हमें एहतियात करनी चाहिए। ओम्स लॉ एक सर्किट के अंदर काम करता है, तो यहाँ अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा। लेकिन यहाँ हम दो अलग सर्किट्स की वोल्टेजेस और करंट्स कंपेयर कर रहे हैं, इनके वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए दो मुख्तलिफ सर्किट्स की वोल्टेजेस और करंट्स को कंपेयर ना करें और ओम्स लॉ के बारे में ना सोचें। अच्छा, लेकिन ये इक्वेशन मेरे लिए लॉजिकली और इंट्यूटिवली ज़्यादा सेंस नहीं बनाती थी, और मैं इसके साथ सालों तक स्ट्रगल करती रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मेरे पास एक ठीक एक्सप्लेनेशन है जिससे समझ आ सके कि ट्रांसफॉर्मर में अगर आपके पास ज़्यादा वोल्टेज हो तो इसके लिए हम बेसिक्स पर वापस जाते हैं और ख़ुद से पूछते हैं कि वोल्टेज का मतलब क्या है। अच्छा, याद रखें कि वोल्टेज असल में जॉल्स पर कूलम होती है। तो 1000 वोल्ट का मतलब होता है असल में 1000 जॉल्स पर कूलम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करे तो वो 1000 जॉल्स की एनर्जी लूज करेगा, ताकि वो एनर्जी ब्लू सर्किट को ट्रांसफर हो जाए। तो फर्ज करें ये हमारा चार्ज है और ये क्लाउड 1000 जॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जब ये नीचे मूव करेगा तो वो 1000 जॉल सर्किट ब्लू में लूज कर देगा। अच्छा, और दूसरी तरफ हमारे पास 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, इसका मतलब है 100, मैं यहाँ लिख देती हूँ 100 जॉल्स पर कूलम। और चूंकि यहाँ हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर एक कूलम यहाँ से यहाँ मूव करे तो वो 100 जॉल्स की एनर्जी गेन करेगा। तो 12 ये रहा हमारा कूलम, और जब ये मूव करेगा तो ये सिर्फ 100 जॉल्स की एनर्जी गेन करेगा। तो अब सवाल ये है, ये जॉल्स कूलम 1000 कैसे लूज कर सकता है जबकि ये कूलम सिर्फ 100 जॉल्स गेन करता है? ये कैसे पॉसिबल है? मैं इस बारे में इस तरह सोचना पसंद करती हूँ। ये कूलम इस कूलम से बात करता है और कहता है, देखो, चूंकि तुम मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो और मैं सारी एक साथ नहीं ले सकता, शायद मैं ज़्यादा चक्कर लगा लूँ, शायद मैं सिर्फ 10 चक्कर लगाऊंगा और हर चक्कर में सिर्फ 100 जॉल्स लूँगा। और यही वो करता है।
और इसीलिए यहाँ वाला कूलम को यहाँ वाले कूलम से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ता है। अब जाहिर है ये एनिमेशन परफेक्ट नहीं है। सबसे पहले मैं 10 चक्कर नहीं दिखा रही, सिर्फ 5 दिखा रही हूँ और करंट को ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं दिखा रही, सिर्फ चीज़ों को आसान बनाने के लिए। लेकिन आपको आइडिया समझ आ गया है ना? क्योंकि हम वोल्टेज कम कर रहे हैं, हम इस कूलम को कम एनर्जी लेने पर मजबूर कर रहे हैं और इसी वजह से इसे ज़्यादा तेज़ी से जाना पड़ता है और ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं और इसीलिए जब वोल्टेज कम होती है तो करंट बढ़ जाता है। और जाहिर है कुछ ऐसा ही बिजली घर के करीब वाले साइड पर भी हो रहा है क्योंकि हम वहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। इस बार वो कूलम है जो एनर्जी ले रहा है और वो आहिस्ता चलता है क्योंकि इसे यहाँ वाले कूलम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एनर्जी मिल रही है और इसीलिए वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जाता है। अब हम पूरे मंजर को देख सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर ना होता तो ट्रांसमिशन लाइनों में करंट 1 एम्प होता, लेकिन ट्रांसफार्मर के साथ जब हमने वोल्टेज को 10 गुना बढ़ाया तो हमने बिजली की लाइनों में करंट को 10 गुना कम कर दिया। और अब अगर हम इन ट्रांसमिशन लाइनों की रेजिस्टेंस को देखें, जो कि बिल्कुल हकीकत है, तो याद रखें कि डिसिपेटेड पावर यानी हर सेकंड में ट्रांसमिशन लाइनों में जितना हीट डिसिपेट होता है वो आई आर से मिलता है। और चूंकि यहाँ करंट वहाँ के मुकाबले में 10 गुना कम है तो यहाँ डिसिपेटेड पावर वहाँ के मुकाबले में 100 गुना कम होगी जो वहाँ होती। और ये बात बिल्कुल समझ में आती है क्योंकि यहाँ चार्जेस बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, कम कोलिजन्स हो रही हैं, इसलिए पावर की डिसिपेशन भी कम होगी। अब इस पॉइंट पर मेरे पास एक देखें, लोग हमेशा कहते हैं कि पावर लॉस या हीट डिसिपेशन ये आई स्क्वायर आर के बराबर होती है, लेकिन पावर को हम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को वोल्टेज के लिहाज से देखूं तो ज़्यादा वोल्टेज पर मुझे ज़्यादा पावर लॉस मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ाने से वाकई पावर लॉस बढ़ जाता है? यहाँ क्या हो रहा है? आप एक बार फिर वीडियो को पॉज करके देखें कि क्या आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, आपको याद है ये कहाँ से आया था? ये ओम्स लॉ से आया है। जब हम V को I से रिप्लेस करते हैं और ओम्स लॉ हमेशा रेसिस्टर पर अप्लाई होती है, तो ये वोल्टेज वो वोल्टेज नहीं है या ये वोल्टेज नहीं है, ये वो वोल्टेज है जो रेसिस्टर के अक्रॉस आती है और वो वोल्टेज बुनियादी तौर पर IR है। इसका मतलब ये है कि यहाँ चूंकि करंट 10 गुना कम है तो इस रेसिस्टर पर वो वोल्टेज भी वोल्टेज के मुकाबले में 10 गुना कम हो गई है। और चूंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होती है तो सारे के सारे 1000 गुना यहाँ नजर नहीं आएंगे। इनमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगी, लेकिन वो मिकदार इसके मुकाबले में बहुत कम है जो यहाँ पहुँचती है। इनमें से ज़्यादातर 100 गुना यहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से भी अगर आप सोचें तो पावर डिसिपेशन कम हो गई है। वोल्टेज बढ़ाने से पावर की ट्रांसमिशन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसे सिर्फ 10 या 100,000 तक ही क्यों बढ़ाया जाए? इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अच्छी हासिल करूँ, लेकिन आपको कुछ मसाइल या फ़र्क के साथ वोल्टेज आयन हवा में और पूरे चांद ये ठीक नहीं है।
तो हाँ, कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं कि आप वोल्टेज को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जहन में रखें तो हाँ, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगी इतनी ही बेहतर पावर ट्रांसमिशन होगी। 1,200,000